दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं मोहित कुमार ब्राइट यूट्यूब चैनल पर। गाइस देखिए, आज पढ़ने वाले हैं जनरल साइंस के बारे में। जनरल साइंस की अब ये सीरीज स्टार्ट हो रही है। इसमें आपके 1000 प्लस क्वेश्चंस मैं आपको कराने वाला हूं, जिसमें आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी आपकी शामिल रहेगी। जो सारी चीज़ें मैं आपको कराने वाला हूं, साथ में यहाँ पे कराऊंगा इसी सीरीज में पर्यावरण के कुछ क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में कभी कभी देखने को मिलते हैं, रेलवे एनटीपीसी और ग्रुप डी में। अगर आप रेलवे एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं या ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं तो आप निश्चिंत हो जाइएगा। जहाँ भी साइंस आपकी पूछी जाती हो, चाहे एसएससी हो, चाहे आपका किसी और एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे दिल्ली पुलिस हुआ, यूपी पुलिस हुआ, यूपीएसआई हुआ, एमपीएसआई हुआ, या फिर आप किसी अन्य एग्जाम के स्टेट की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी स्टेट की अगर तैयारी कर रहे हैं, तो सभी के लिए साइंस देखिए इंपॉर्टेंट रहता है। और साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जो सभी में कॉमन रहता है। अब बात करते हैं एनटीपीसी और रेलवे की। तो देखिएगा, एनटीपीसी और रेलवे में डियर स्टूडेंट क्या होता है कि क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं, वही क्वेश्चंस बार बार पूछे जाते हैं। तो इसीलिए मैं आपको 1000 प्लस क्वेश्चंस आपको एमसीक्यू कराने वाला हूं, जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। देखिए गाइस, अगर आप एग्जाम क्रैक करना चाहते हैं तो मन लगाकर आपको पढ़ना पड़ेगा। टाइम हमारे पास बहुत ही कम है, तो इसी छोटे से टाइम में, कम समय में भी हमें ज़्यादा से ज़्यादा करना है। तो कैसे इंक्रीज करेंगे वो मैं आपको स्ट्रेटजी बता चुका हूँ वीडियो में। आप यूट्यूब चैनल पर जाइएगा, ब्राइट लर्न यूट्यूब चैनल पर, वहाँ जाकर आप देख लीजिएगा। पूरी स्ट्रेटजी मैंने अपनी वीडियो में बताया है ऑन बोर्ड पे पूरा कुछ मैंने आपको स्ट्रेटजी पूरी तैयार की है कि कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है और क्यों पढ़ना है, वो सारी चीज़ें मैंने आपको बता रखी हैं। तो चलिए आज शुरुआत करते हैं बिना देर के। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो फटाफट से लाइक कर लो वीडियो को। उसके साथ साथ आप चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चैनल अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो बेल आइकन को जरूर दबाना, जिससे कि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। और आपको देखिए, हर रोज मैं आपको एक कराने वाला हूं 2 बजे रोजाना दिन में आपको ये वीडियो मिलेगी जनरल साइंस की, जिसमें हम 1000 प्लस क्वेश्चन जानेंगे और अपनी तैयारी में 4 चांद जरूर लगाएंगे। रेलवे और एसएससी, 2 बच्चों की बात कर रहा हूँ मैं अभी। रेलवे और एसएससी में सबसे ज़्यादा जो आपका डिपेंड रहता है, खास करके रेलवे में सबसे ज़्यादा जीएस किस पे डिपेंड रहता है? साइंस पे। सबसे ज़्यादा जनरल साइंस पूछा जाता है। जिसकी जनरल साइंस अच्छी होती है वो एग्जाम क्रैक कर जाता है। ये आप एक कड़वा सच मान सकते हैं या कुछ भी कह सकते हैं। मैथ और रीजनिंग देखिए सारे बच्चों का अच्छा होता है। लगभग 90 प्लस ऐसे बच्चे होते हैं जिनका 90% प्लस ऐसे बच्चे होते हैं जिनका मैथ और रीजनिंग अच्छा होता है। मार्क्स सिर्फ कहाँ से खाते हैं? वो आपका साइंस से। अगर आपको 2.5 करोड़ फॉर्म पड़ा है, 2.5 करोड़ में से अगर आपको अपनी जगह अपनी सीट बनानी है तो मेहनत करनी पड़ेगी और रेगुलरिटी बना के रखना पड़ेगा। सबसे मेन इंपॉर्टेंट रेगुलरिटी। मात्र 90 दिनों की बात है, 90 दिनों तक आप रेगुलरिटी बना लो। गाइस देखिएगा, गारंटेड कह रहा हूँ, आप एग्जाम क्रैक कर जाएंगे। पूरी स्ट्रेटजी मैंने बना रखी है, कब क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, वो सारी चीज़ मैंने बता रखी है आपको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देर किए। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। काले वस्त्रों के मुकाबले श्वेत वस्त्र शीतल क्यों होते हैं? यह क्वेश्चन आपका एक बार नहीं पूछा गया, एक बार नहीं, आपका 3 बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। एक बार जेई में पूछा गया, उसके बाद एक बार पूछा गया था, आपको नॉन टेक्निकल की बात कर रहा हूँ, उसके बाद एक आपका एएलपी में पूछा गया है और एक बार ग्रुप डी में पूछा गया था। तो गाइस देखिएगा, अब ये एनटीपीसी के लिए भी महत्वपूर्ण है। क्लियर? क्योंकि रेलवे आपका एक ही एग्जाम कराने वाला है, एक जैसे एग्जाम रहेगा सबका। टीसीएस कंपनी कंडक्ट करा रही है, तो सारे एग्जाम एक जैसे ही आपके अमूमन रहने वाले हैं। तो क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन पे। काले वस्त्रों के मुकाबले श्वेत वस्त्र शीतल क्यों होते हैं, यानी कि ठंडे क्यों होते हैं? तो इसका देखिए सही आंसर क्या हो जाएगा, तो फटाफट से मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बता दो, फिर आगे मैं आपको आंसर बताता हूँ इसका। तो गाइस देखिएगा, इसका जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। उनके पास जो भी प्रकाश पहुँचता है उसे वे परावर्तित कर देते हैं। क्लियर हो गया? सही हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? काले वस्त्र के मुकाबले शीतल वस्त्र इसीलिए ठंडे होते हैं क्योंकि जो भी प्रकाश पहुंचता है श्वेत वस्त्रों पर, वो क्या करते हैं? उसको परावर्तित कर देते हैं। जबकि काला वस्त्र क्या होता करता है कि जो भी प्रकाश उस पर पड़ेगा, जो भी प्रकाश, मान लीजिएगा ये है काला वस्त्र आपका, इस पर जो भी प्रकाश पड़ा इसको अवशोषित कर लेगा। वही बात करें सफ़ेद वस्त्र की, ये मान लीजिएगा ब्लैक है आपका, ये वाइट है, तो इस पर जो भी पड़ेगा प्रकाश ये परावर्तित कर देगा वाइट वाला। तो इसीलिए शीतल ज़्यादा होते हैं, कौन से? आपके वाइट। क्लियर हो गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा, पृथ्वी निम्नलिखित में से क्या है? अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपका 12th में जो आपने साइंस पढ़ी वो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, या फिर आपने 10th में जो पढ़ी वो पूछे जाएंगे, तो आप गलत सोच रहे हैं, बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। क्यों सोच रहे हैं? क्योंकि देखिएगा, कंपटीशन एक अलग चीज़ है और एकेडमिक अलग चीज़ है। एकेडमिक में आपको डिटेल से सारी चीज़ें पढ़ाई जाती हैं, लेकिन कंपटीशन में आपकी स्मार्टनेस को देखा जाता है,
कि आप कैसे चीज़ों को कैप्चर कर रहे हैं, कैसे आम जिंदगी से उन चीज़ों को रिलेटेड कर रहे हैं। तो सारे क्वेश्चंस आप देखेंगे, चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे बायोलॉजी हो, सारे क्वेश्चंस आपको आम जिंदगी से रिलेटेड ही मिलेंगे। क्लियर हो गया। अभी मैं फिजिक्स स्टार्ट कर रहा हूँ, इसके बाद फिर मैं केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा, केमिस्ट्री के बाद सीधा आपका बायोलॉजी पे चलूंगा। तो साथ बने रहेगा, चैनल को सब्सक्राइब फटाफट से कर लीजिएगा यदि नहीं किया है तो। दूसरा क्वेश्चन ये है, पृथ्वी निम्नलिखित में से क्या है। पृथ्वी क्या है निम्नलिखित में से, जल्दी से बताओ। तो देखिए पृथ्वी क्या है हमारी, ऊष्मा की खराब अवशोषक तथा आपका खराब विकिरण भी है। क्लियर हो गया। तो इसमें कौन सा दिया गया है, ऑप्शन डी एकदम आपका सही दिया गया है। पृथ्वी क्या है, ऊष्मा की खराब अवशोषक और खराब विकिरक है। क्लियर। ऊष्मा आपके अवशोषक भी नहीं करती है और ना ही आपका ये विकिरण करती है। ये क्या करती है, जैसे ऊष्मा इस पर पड़ेगी इस ऊष्मा को परावर्तित करती है। आपने देखा होगा वायुमंडल गर्म क्यों होता है हमारा, जब पृथ्वी ज़्यादा गर्म हो जाती है तो ऊष्मा ये अपने आप अवशोषक नहीं करती है तो आपकी परावर्तित होने लगती है ऊष्मा। जब ऊष्मा परावर्तित होगी तो आपका वायुमंडल में गर्म हो जाता है। क्लियर होगा क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन देखिए ये रहा गाइस। अगला क्वेश्चन ये है, इसको देखो, कृष्णिका विकिरण उच्चतम अवस्था तक पहुंचने पर तरंग दैर्घ्य कैसा होता है। कृष्णिका जो विकिरण है उच्चतम अवस्था तक पहुंचने पर तरंग दैर्घ्य कैसा होता है। तापमान बढ़ने पर बढ़ जाता है, तापमान बढ़ने पर घट जाता है, या सभी तापमानों पर एक समान रहता है, या तापमान परावर्तित होने पर किसी निश्चित ढांचे पर नहीं चलता। तो देखिए इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा, कृष्णिका जो विकिरण है ना, जो उच्चतम अवस्था तक पहुंचने पर तरंग दैर्घ्य कैसा हो जाएगा इसका, तो तापमान घटने पर ये घट जाता है। क्लियर। तापमान बढ़ने पर क्या होगा, ये घट जाएगा, जैसे जैसे तापमान आपका घटेगा ये आपका बढ़ जाएगा। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, इसको देखो फटाफट से। दो निकायों के बीच ऊष्मा के प्रवाह की दिशा निर्भर करती है। दो निकाय हैं, उनके बीच की ऊष्मा जो प्रवाह, ऊष्मा की जो प्रवाह है उसकी दिशा किस पर निर्भर करती है, उसकी विशिष्ट ऊष्मा पर, उनकी ऊष्मा पर, या उनके अपने तापमान पर, अपने अपने जो तापमान होते हैं उन पर, या ऊष्मा की उनकी अपनी अपनी मात्रा पर। तो गाइस देखिएगा ये किस पर निर्भर करेंगे, ऑब्वियसली आपके तापमान पर ही निर्भर करेंगे, ना कि मात्रा पे। मात्रा से कोई मतलब नहीं है। ऊष्मा कैसी है इससे भी कोई मतलब नहीं है, विशिष्ट ऊष्मा है, गुप्त ऊष्मा है, कोई मतलब नहीं है, मतलब होता है सिर्फ तापमान से। क्लियर हो गया ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, इसको देखो फटाफट से। क्या हुआ क्वेश्चन, ये रहा क्वेश्चन देखो। अब पूछा जा रहा है प्लांक जो नियतांक है इसकी यूनिट क्या है। प्लांक नियतांक की यूनिट इकाई क्या है। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन ग्रुप डी में इस तरीके से बनेंगे और एनटीपीसी में भी बनेंगे, क्योंकि इसमें 2 एग्जाम होने वाले हैं। अगर सारे बच्चे पहले ही एग्जाम हार्ड रख दिया जाएगा, पहले में सब निकल जाएंगे, है ना। तो उनको एग्जाम, सेकंड एग्जाम के लिए भी तो चाहिए ना बच्चे, तो उसके लिए क्या करेंगे, वो एग्जाम में क्वेश्चन ज़्यादा हार्ड नहीं पूछेंगे आपसे। तो इसका देखिए सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, जूल प्रति जूल सेकंड। क्लियर। जूल सेकंड हो जाएगा, जूल प्रति सेकंड नहीं होगा, सॉरी, जूल सेकंड हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, इसको देखो। प्लैंक के अचर, जो प्लैंक है ना, इसके अचर में किसकी विमाएं होती हैं। प्लैंक के अचर में किसकी विमाएं होती हैं आपकी, तो ऑप्शन कौन सा आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन सही हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, कोणीय गति, यानी कि ml स्क्वायर t-1, ये आपकी इसकी विमा हो जाएगी। क्लियर, कोणीय गति की। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, इसको देखो फटाफट से। एक श्वेत तथा चिकनी सतह कैसी होती है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, आपने 10th में पढ़ रखा होगा और कई बार ये क्वेश्चन पढ़ा भी होगा। एक श्वेत और चिकनी सतह कैसी होती है, अच्छी, कैसी होती है, अच्छी अवशोषक या अच्छी परावर्तक। ऑप्शन बी है आपका खराब अवशोषक तथा अच्छी परावर्तक। ऑप्शन सी क्या है आपका, अच्छी अवशोषक तथा खराब परावर्तक। और ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, ताप की खराब अवशोषक और खराब परावर्तक। जब आपको पता होगा श्वेत है और चिकनी भी है, श्वेत और चिकनी सतह पर जब प्रकाश पड़ता है तो वो अपना परावर्तित हो जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ताप की तो खराब अवशोषक होगी लेकिन अच्छी परावर्तक होगी। क्लियर। जब उसमें जब किरणें पड़ेंगी, कोई भी चिकने पटल है उस पर किरणें पड़ेंगी तो परावर्तित हो जाएगा प्रकाश। जब प्रकाश परावर्तित हो जाएगा तो वो गर्म नहीं होगा, इसीलिए जूतों पर पॉलिश की जाती है जिससे कि जूता अंदर गर्म ना हो। क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, इसको देखो। अभिक्रियाई ऊष्मा निर्भर नहीं करती। अभिक्रिया जो ऊष्मा है ना, ये निर्भर नहीं करती है, किस पर नहीं निर्भर करती है, बता दीजिएगा मेरे को। क्या होगा इसका सही आंसर गाइस, तो देखिएगा इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, उस पथ पर जिससे अंतिम उत्पाद प्राप्त किया जाता है। तो ऑप्शन बी आपका एकदम सही हो जाएगा। अभिक्रिया ऊष्मा निर्भर नहीं करती है, तो किस पर नहीं करती है, उस पथ पर जिससे अंतिम उत्पाद है वो प्राप्त किया जाता है। क्लियर होगा क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा अगला क्वेश्चन।
दो धातुओं का सोल्डरन किसके गुण के कारण संभव है? तो गाइस देखिए, एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ, यहाँ पे क्लियर करते चलता हूँ। अगर आप ये सोच रहे हैं कि 90 दिनों में तैयारी अच्छे से नहीं हो पाएगी, तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। 90 दिन बहुत होते हैं। अगर 90 दिन को आवर में डिवाइड किया जाए तो 94 का मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, और उसके बाद अगर आप मिनट में चेंज करेंगे तो और आपकी संख्या हो जाएगी, तो आपको पता चल जाएगा कि आप तैयारी में अभी बहुत कुछ कर सकते हैं। अगर आप दिन में नहीं सोते हैं, 4 घंटे सिर्फ नाइट में सोते हैं, बाकी टाइम आप पढ़ने पर लगाते हैं, पढ़ने पर बता रहा हूँ लगाते हैं, सिर्फ ओनली 90 दिन 90 डेज अगर आपने लगा दिए पढ़ने पे, गारंटेड दे रहा हूँ, अगर आपने सही दिशा में अच्छी डायरेक्शन से पूरे मन से पूरे तन धन से आपने तैयारी की, तो बता रहा हूँ सिलेक्शन आपका पक्का है। क्योंकि रेलवे में 2.5 करोड़ फॉर्म सिर्फ संख्या है। इससे मत डरो कि 2.5 करोड़ क्या है, ये 2.5 करोड़ तो सिर्फ एक नमूना है, ये संख्या नहीं है। पढ़ने वाले सिर्फ पता है कितने, इसमें से पढ़ने वाले कितने हैं? ओनली आपके 10 लाख से ज़्यादा नहीं है, 10 लाख से ज़्यादा नहीं है। कंपटीशन आपका सिर्फ 10 लाख में, 2.5 करोड़ में नहीं है। रेलवे एक ऐसी चीज़ है जिसमें आपका कभी स्कूल जाए या ना जाए, डिग्री है उसके पास, तो वह फॉर्म डाल देता है। फॉर्म डालने के बाद सोचता है तुक्के से हो ही जाएगा, ऊपर वाले ने चाहा तो हो ही जाएगा। यानी कि आपके 90% लोग ऐसे हैं जो ऊपर वाले के भरोसे बैठे हुए हैं इसमें, रेलवे वाले में। रेलवे एनटीपीसी की बात नहीं कर रहा हूँ, रेलवे की पूरी की बात कर रहा हूँ, चाहे ग्रुप डी हो, एनटीपीसी हो, जेई हो, कुछ भी हो, किसी भी एग्जाम हो इस रेलवे का, उसमें बात कर रहा हूँ। सबसे ज़्यादा फॉर्म रेलवे के पढ़ते हैं ना, जबकि सेंट्रल की जॉब आपकी एसएससी की भी है। क्लियर हो रहा है ना? चलिए, तो अगला क्वेश्चन ये रहा, तो इससे में ध्यान देंगे। आप ये मत सोचिए 2.5 करोड़ फॉर्म है, उससे मतलब नहीं है। मतलब ये है कि आप पढ़ कितना रहे हैं। आपका कंपटीशन उन क्वेश्चन से जो 100 क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनने वाले हैं, 100 क्वेश्चन जो बनने वाले हैं उससे कंपटीशन है कि आप उसमें से कितना करके आते हैं। कंपटीशन उसमें एक चीज़ ध्यान रखना, टिप्स एंड ट्रिक्स मैं देता चलता हूँ हर वीडियो में। नेगेटिव मार्किंग है तो इस पर ध्यान रखना। अगर नॉर्मलाइजेशन का बेनिफिट लेना चाहते हैं, अगर सिलेक्शन चाहते हैं, तो नॉर्मलाइजेशन बहुत ज़रूरी चीज़ है। और नॉर्मलाइजेशन आपको जब भी मिलेगा जब आपकी नेगेटिव परसेंटेज बहुत कम होगी। क्लियर हो रहा है ना? 5% से ज़्यादा आप गलत मत करना, मैं यही सलाह दूंगा आपको। सिलेक्शन आपका पक्का हो जाएगा। आप अगर 50% ही करके आते हैं, 50% ही करके आते हैं। आप पिछली वैकेंसी जो आई थी इसकी आधी वैकेंसी थी, आधी वैकेंसीज में क्या हुआ था, जो बच्चा 42 क्वेश्चन सही करके आ रहा था, 42 से 45 क्वेश्चन सही करके आ रहा था, और नेगेटिव मार्किंग उसकी बहुत ही कम थी, प्रतिशत मात्रा, तो उसने सिलेक्शन ले लिया किस पे जाके, 68 नंबर पे, 68% वाले नंबर जो था ना उस पर ले लिया। उसके बाद 70 नंबर वाले भी सिलेक्शन ले गए नहीं ले गए? आपने देखा होगा, अपने पड़ोस में जाके देखेगा जिसका सिलेक्शन हुआ था ग्रुप डी में, देख लीजिएगा उनका। एएलपी में भी देख लीजिएगा मेरिट कितना रहा था। फॉर्म तो उसमें भी पड़े थे, उसमें भी 2 करोड़ फॉर्म थे या नहीं थे? इसीलिए कह रहा हूँ रेलवे में सिलेक्शन उसी का है जो आपका तैयारी अच्छे से कर रहा है, साइंस में अच्छे पकड़ है। और साथ में गाइस देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है नेगेटिव मार्किंग। नेगेटिव मार्किंग में आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें जिससे कि आपकी एक्यूरेसी अच्छी हो। अगर एक्यूरेसी जितनी ज़्यादा अच्छी होगी उतना ही नॉर्मलाइजेशन आपको ज़्यादा मिलेगा। क्लियर हो गया? तो इस क्वेश्चन पर आते हैं, दो धातुओं का सोल्डन किसके गुण के कारण संभव है? तो ये किसके गुण के कारण संभव है आपका? तो असंजन के कारण। ऑप्शन डी एकदम आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, इसको देखो। किसी धातु को पाचन सामग्री के रूप में प्रयोग करने के लिए निम्न में से कौन सी कसौटी अपनाई जाती है? तो कौन सी कसौटी अपनाई जाएगी? तो उसमें आपके अधिक विशिष्ट ऊष्मा वाली कसौटी वो अपनाई जाती है, यानी कि ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर? ऑप्शन सी क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, भीषण सर्दी में ठंडे देशों में पानी की पाइपें फट जाती हैं। क्वेश्चन अच्छा है, लॉजिकल क्वेश्चन है, माइंड लगाना है अपने आप। जब आपका पानी बर्फ बन जाएगा तो ऑब्वियसली अब फट जाएगा। बर्फ बनने के बाद पानी क्या करता है? आयतन बढ़ाता है, उसका आयतन बढ़ जाता है। तो क्या होगा कि भीषण सर्दी में ठंडे देशों में पानी की पाइपें फट जाती हैं, क्योंकि उनमें जो पानी जमा होता है वो क्या होता है? जम जाता है। तो आपका क्या हो जाएगा? क्योंकि जमने पर पानी फैलता है। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन ए एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी ऑप्शन बी, सी और डी गलत है। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखो, ये रहा अगला क्वेश्चन। ताजे पानी का हिमांक बिंदु क्या है? अगर हम बात करें ताजे पानी के हिमांक बिंदु की, हिमांक बिंदु मतलब बर्फ वाला यानी जमने वाला पॉइंट क्या है? तो 0 डिग्री सेल्सियस होता है। आपको सबको पता है 0 डिग्री सेल्सियस में पानी क्या होता है? वो जम जाता है। क्लियर? हिमांक माने जमना। अगला क्वेश्चन ये रहा, इसको देखो। ठंडे देशों में शीतकाल में झीलें जम जाती हैं नीचे का पानी छोड़कर। क्यों? ठंडे देशों में क्या होता है? शीतकाल में झीलें होती हैं और ऊपर का पानी तो जम जाता है,
और नीचे का पानी क्या होता है, वो एकदम फ्रेश रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि वो पानी क्या होता है, 0 डिग्री सेल्सियस पर आपका जम जाता है ऊपर का, सिर्फ ऊपर का, और नीचे का जो तापमान रहता है वो आपका कितना रहेगा, 4 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा। क्लियर हो गया? इसमें साफ साफ लिखा है नीचे का पानी छोड़कर जम जाती है कितने पर, 0 डिग्री सेल्सियस से पानी जमता है, सबको पता है। उसके बाद बात करें नीचे का पानी का तापमान कितना रहता है, तो 4 डिग्री सेल्सियस रहता है। क्वेश्चन यहाँ पर एक और बनता है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है और आगे भी पूछा जाएगा, अक्सर ये SSC में पूछा जाता है, रेलवे में भी कई बार पूछा गया है। क्वेश्चन बनेगा आपका, क्या कारण है, क्या कारण है कि झीलों में, जमी हुई झीलों में भी मछलियां जिंदा रहती हैं। क्वेश्चन इस तरीके से बनेगा कि क्या कारण है कि जो आपका झील है वो जम जाती हैं लेकिन उसमें फिर भी मछलियां हैं वो जीवित बनी रहती हैं, कैसे? तो क्या हो जाएगा आपका, क्योंकि तापमान नीचे 4 डिग्री सेल्सियस रहता है, सिर्फ ऊपर की परत होती है जिस पर स्केटिंग करते हैं, बस वही जमती है, नीचे पानी आपका सामान्यतः रहता है। क्लियर हो गया क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये है, 1 किलोवाट घंटा, क्या 1 किलोवाट घंटा एक यूनिट है ऊर्जा का, शक्ति का, संवेग का, बल का? फटाफट से बताओ, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, जो 1 किलोवाट घंटा यूनिट होती है किसका होती है, आपकी ऊर्जा का होता है। क्लियर हो गया? ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। सारे क्वेश्चन देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ चुके हैं। अगला क्वेश्चन है, वह तापमान जिसका पाठ्यांक फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों पैमाने पर वही होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको हम वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का दर्जा भी दे सकते हैं। कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है। क्लियर हो गया? कई बार ये एग्जाम में आपका पूछा गया है। तो इसका देखिए सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, -40 डिग्री पर। क्या होता है, -40 डिग्री पर फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों पैमाने समान होते हैं। क्लियर हो गया, नहीं हो गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, रेफ्रिजरेटर खराब पदार्थों, क्या कह रहा है, रेफ्रिजरेटर जो है ना, जो फ्रिज जिसको बोलते हैं हम, रेफ्रिजरेटर खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाते हैं। क्यों बचाते हैं? तो इसका देखिए सही आंसर क्या हो जाएगा, इसके न्यून तापमान पर जीवाणु और फफूंदी निष्क्रिय होते हैं। जब फ्रिज में आपने देखा को किसी भी चीज़ को रख दो ठंडा हो जाता है, जब ठंडा हो जाएगा तो उसका तापमान बहुत ही न्यून हो जाएगा। जब न्यून तापमान हो जाता है तो जो भी आप पे बैक्टीरियाज हुए, विषाणु हुए, जो भी आपके फफूंदी और जीवाणु जो होते हैं ना, वो क्या होते हैं, सब निष्क्रिय हो जाते हैं। इसीलिए चीज़ें वहाँ खराब नहीं होती हैं। ऐसा नहीं है कि वो नष्ट हो जाते हैं, नष्ट नहीं होते, सिर्फ शुष्क पड़ जाते हैं, निष्क्रिय होते हैं ओनली। क्लियर? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नीरज को देखो फटाफट से, आपेक्षिक आर्द्रता को किस रूप में व्यक्त किया जाता है? क्वेश्चन है आपेक्षिक जो आर्द्रता है इसको किस रूप में व्यक्त किया जाता है? तो फटाफट से मुझे बता दो किस रूप में व्यक्त किया जाता है। तो इसको हमेशा प्रतिशत में, आर्द्रता किससे नापी जाएगी, प्रतिशत में नापी जाएगी। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन आपका कैसे भी घुमाया जाए, आपेक्षिक जो आर्द्रता होती है वो हमेशा प्रतिशत में ही मापी जाती है, उसमें ही व्यक्त की जाती है। ठीक है ना? कितने प्रतिशत यहाँ पे ठंडा है, क्या है, कुछ नहीं है, सारा कुछ यहाँ पे किस में नापा जाएगा, प्रतिशत में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, न्यून तापमान पैदा करने के लिए निम्नलिखित में से किस सिद्धांत का प्रयोग है वो किया जाता है? क्वेश्चन में साफ साफ ये लिखा हुआ है कि अगर न्यून तापमान पैदा करना है तो निम्नलिखित में से किस सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है, जो कि आपका रेफ्रिजरेटर में किया जाता है। तो देखिएगा, न्यून तापमान पैदा करने के लिए रुद्धोष्म चुंबकन होता है, रुद्धोष्म विचुंबकन जो होता है ना, इसका प्रयोग किया जाता है। अगर इसका बात करें तो इसको बोलते हैं एडियाबाइटिक, क्या बोलते हैं, एडियाबाइटिक डेमोनिजेशन प्रोसेस। क्लियर? एडियाबाइटिक डेमो, क्वेश्चन आ सकता है आपका, कई बार क्वेश्चन आपका आ भी चुका है और आ भी सकता है, चांसेस रहते हैं हमेशा, क्योंकि रेलवे में जो क्वेश्चन आपको पूछे जा चुके हैं उनसे कहीं से भी क्वेश्चन आपको उठा लिया जाता है। तो ध्यान रखेंगे, अगर रुद्धोष्म विचुंबकन का नाम अगर इस तरीके से आता है एडियाबाइटिक डेमोनिजेशन प्रोसेस, तो उसमें आपका रुद्धोष्म विचुंबकन होगा। क्लियर हो गया ना? अगला क्वेश्चन ये रहा, इसको देखो फटाफट से, शीतन की दर किस पर निर्भर करती है? अगर बात आ जाए यहीं पर शीतन की जो दर है ना वो किस पर निर्भर करती है, तो देखिए ऑप्शन ए है आपकी बॉडी और उसके आसपास की चीज़ों के तापमान के बीच अंतर, ऑप्शन बी है यह सभी, ऑप्शन सी है विकिरणकारी सतह की प्रकृति, ऑप्शन डी है विकिरणकारी सतह का क्षेत्र। तो गाइस देखिएगा, जो शीतन की दर है आप सब जानते हैं, हमें कब पता चलेगी, जो आपका जो बॉडी है उसके आसपास की चीज़ों का जो तापमान है उसमें जब अंतर होगा तभी तो हम देखते हैं, तभी हमें पता चलता है ना शीतन की दर क्या है, ठंडा है, गर्म है, तभी पता चलेगा ना। अगर किसी को बुखार आ रहा है तो आपको कैसे पता चलेगा, जब पता चलेगा जब आपका तापमान कम होगा
जो आपकी बॉडी है ना उसका तापमान कम होगा किससे, जिसको बुखार आ रहा है उसके तापमान से, तभी आपको पता चलेगा। अगर आपका तापमान और उसका तापमान सेम रहेगा तो आप नहीं जान सकते कि किसका तापमान ज़्यादा है और किसका कम है। क्लियर। जिसका आपकी बॉडी से कम तापमान होगा वो आपको ठंडी लगेगी, जिसका तापमान आपकी बॉडी से ज़्यादा होगा वो आपको गर्म लगेगी। ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, इसको देखो फटाफट से। जो थर्मल है ये किसका यूनिट है? फटाफट से बताओ, थर्म किसका यूनिट है? शक्ति का, ऊष्मा का, प्रकाश का, दूरी का? बात यहाँ पे किसकी हो रही है? थर्म की हो रही है। तो थर्म किसका यूनिट है आपका? तो देखिएगा थर्म जो है वो ऊष्मा का यूनिट है, ऊष्मा का यूनिट है। और ऊष्मा का गैर एसआई मात्रक है। ये एसआई मात्रक नहीं है, ऊष्मा का गैर एसआई मात्रक है, यानी कि इंटरनेशनल सिस्टम पद्धति में आपका शामिल नहीं है, यानी अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में ये शामिल नहीं है। तो आपका कैसा है ये? गैर एसआई मात्रक। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, इसको देखो फटाफट से। जल का क्वथनांक उच्च तुंगता पर किस कारण से घट जाता है? जो जल का क्वथनांक है वो उच्च तुंगता पर किस कारण से घट जाता है? निम्न तापमान, निम्न वायुमंडलीय दाब, उच्च तापमान या उच्च वायुमंडलीय दाब? क्या होगा इसका सही आंसर? तो देखिएगा जल का जो क्वथनांक होगा वो हमेशा उच्च तुंगता पर किस कारण से घट जाता है? तो वो निम्न वायुमंडलीय दाब के कारण घट जाता है। क्लियर। जहाँ वायुमंडलीय दाब कम होगा तो वहाँ जल का क्वथनांक है उच्च तुंगता पर क्या होगा? घट जाएगा। इसका क्वेश्चन इस तरीके से बनता है कि चावल पहाड़ी क्षेत्र में, अगर पहाड़ी क्षेत्र है और पानी का देखिएगा पहाड़ी क्षेत्र पे, ऊपर पहाड़ी की बात कर रहा हूँ, एक पहाड़ी पर आप चले गए, लगभग 50 से 60 फीट ऊंची पहाड़ी है वो, अगर वहाँ पे जाएंगे और ज़मीन की अपेक्षा चावल वहाँ पर देर में पकेगा, जबकि यहाँ पर उसी तापमान पे, सेम तापमान पे जो आपका पहाड़ी के नीचे तपाएंगे, अब अगर आप उसको पकाने की कोशिश करेंगे तो वो जल्दी पक जाएगा। वो किसके कारण होता है? निम्न वायुमंडलीय दाब के कारण। क्लियर हो गया आप सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये रहा। जब किसी पाषाण खंड को पानी में डुबोया जाता है तो वह सामान क्या होता है? पानी में विस्थापित कर देता है। तो घनत्व को करेगा, विशिष्ट गुरुत्व को करेगा, द्रव्यमान को करेगा या आयतन को करेगा? मुझे फटाफट से बता दो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो गाइस देखिएगा, आप सब जानते हैं इस बात को, अगर हम किसी भी एक पाषाण खंड को पानी में डुबोएंगे तो उससे क्या होता है? उसका आयतन है वो बढ़ जाएगा, आयतन को विस्थापन करेगा। यानी जितनी आपका कोई ठोस पदार्थ लिया आपने, पानी में उसको डाल दिया, तो अपना आयतन बढ़ाएगा नहीं बढ़ाएगा? बढ़ाएगा नहीं। अपना जो आयतन है उसका, उसकी जगह तो घेरेगा ना वो, तो उससे क्या होगा? पानी का आयतन बढ़ जाएगा ना। तो किस पर निर्भर करता है? आपका विस्थापित कर देता है पानी को आयतन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, इसको देखो फटाफट से। जल का घनत्व 1 ग्राम सेल्सियस से है, क्या है? 1 ग्राम आपका सीसी है, तो यह बिल्कुल सही है। किस पर सही है? बिल्कुल 4 डिग्री सेल्सियस पर। क्लियर हो गया ना? 4 डिग्री सेल्सियस पर आपका ये नॉर्मल रहता है, तो यानी कि 4 डिग्री सेल्सियस पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, इसको देखो। बादल किस कारण वायुमंडल में तैरते हैं? क्या कारण है कि वायुमंडल में बादल है वो तैरते हैं? तो देखिए ये किसके कारण होता है? तो ये निम्न घनत्व के कारण होता है। किसके कारण होता है? निम्न घनत्व के कारण होता है कि वायुमंडल में बादल है वो तैरते हैं। उनका घनत्व क्या होता है? कम होता है, इसी कारण से वायुमंडल में बादल तैरते हुए आपको दिखाई देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये रहा अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से अधिक जलन किससे पैदा होती है? अगर हम बात करें निम्नलिखित में से अधिक जलन किससे पैदा होती है, तो उबलता हुआ पानी, गर्म या भाप या पिघलती हुई प्लावी बर्फ? तो गाइस देखिएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, भाप हो जाएगा। जो गर्ल्स मेरी वीडियो देख रही हैं उनको इसका अनुभव होगा। जब आप खाना पकाती हैं तो आपने देखा होगा, जब खाना पकाते समय किसी बर्तन में अगर खाना पक रहा है उसको ढक देते हैं, जब उसमें से प्लेट है कुछ भी है उसको हटाते हैं तो एक भाप निकलती है, और जब वो भाप आप जल जाए उस भाप से तो बहुत दर्द होता है। जबकि किसकी अपेक्षा? उबलता हुआ पानी से जलने की अपेक्षा, गर्म पानी से या पिघलती हुई प्लावी बर्फ से। इन तीनों की अपेक्षा सबसे ज़्यादा किससे आपको जलन पैदा होती है? तो भाप से होती है। क्लियर। क्योंकि उसमें क्या होता है? बाष्पन में गुप्त ऊष्मा होती है, भाप में क्या होती है? आपकी गुप्त ऊष्मा होती है। अगला क्वेश्चन ये रहा, इसको देखो फटाफट से। ये क्वेश्चन आपको बताना है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन है, उबलते जल द्वारा जलने की तुलना में भाप से जलना अधिक कष्टदायक यानी गंभीर होता है? फटाफट से मुझे क्वेश्चन दे दो, 5 सेकंड का टाइम है आपका। और देखिएगा एक टिप्स मैं आपको और दे दूँ, सबसे ज़्यादा मैंडेटरी है आपका टाइम, तो टाइम को आप मैनेज करते हुए चलेंगे।
एग्जाम अगर आपको क्रैक करना है तो 100 क्वेश्चंस अगर आपके एग्जाम में है तो आपको लास्ट क्वेश्चन यानी 100 क्वेश्चन पर आपको पहुंचना है और सारे क्वेश्चंस आपकी नज़रों से उठते हुए जाने चाहिए। यानी कि अगर आप पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं लास्ट 100 क्वेश्चन तक आपको पहुंचना है। रेलवे में ये डिवाइड नहीं होता है कि रीजनिंग का क्वेश्चन पार्ट अलग होगा, मैथ का अलग होगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। सीधे सीधे क्वेश्चन आपके सारे बने होते हैं 100 क्वेश्चन। क्लियर हो गया ना आपको एक क्वेश्चन से लेके 100 तक पहुंचना है। इसका मतलब ये है कि अगर कोई क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है, टाइम खराब मत करो, आगे बढ़ो। ओके, पूरा कंप्यूटर स्क्रीन पर शो करता है आपका कि आपने कितने सही किए हैं, सॉरी कितने क्वेश्चन आप कर चुके हैं और कितने आपने अभी तक क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किए हैं और कितने क्वेश्चन आपने बाद में देखने के लिए सिलेक्ट कर रखे हैं, वो सारा कुछ उसमें आपका शो करेगा। क्लियर हो गया? तो इसका आंसर आप फटाफट से मुझे कमेंट सेक्शन में आप दे देंगे। आई होप दे दिया होगा सारे बच्चों ने। चलिए इसका देखो, एक वास्तविक गैस किसमें एक आदर्श गैस के रूप में क्रिया कर सकती है? एक वास्तविक गैस है वो किसमें एक आदर्श गैस के रूप में क्रिया कर सकती है? फटाफट से बताओ। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, निम्न दाब और उच्च ताप पर। दाब कम होगा और ताप उच्च होगा तभी आपकी आदर्श गैस में आपका कार्य कर पाएगी। क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यह अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसमें संवहन होता है? निम्न में से किसमें जो है ना वो संवहन होता है? केवल ठोस और द्रवों में, केवल द्रवों और गैसों में, या केवल गैसों और ठोसों में, या ठोस द्रवों और गैसों में? क्या हो जाएगा सही आंसर? तो देखिएगा किसमें संवहन होता है तो आपका किसमें होगा? द्रव और गैसों में होगा। किसमें होगा? द्रव और गैसों में होगा। ठोस में संवहन नहीं हो सकता। तो ऑप्शन आपका सी, डी और ए, ये तीनों ही आपके गलत हो जाएंगे। क्लियर? सही कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी एकदम राइट आंसर हो जाएगा। आप बात कर रहे हैं अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन आपके सामने, इसको देखो। निम्नलिखित द्रवों में से कौन से द्रव का वाष्पन अधिक तीव्रता से होता है? कौन सा द्रव ऐसा है जिसका वाष्पन अधिक तीव्रता से होगा? तो वो किसका होगा गाइस? उसी का होगा ना। किसका होगा? उसी का होगा जिसका क्वथनांक कम होगा, है ना। किसी द्रव का क्वथनांक कम होता है तो वह अधिक तीव्रता से वाष्पीकृत होगा। तो देखिए क्वथनांक जो सबसे कम होता है वो किसका होता है? अल्कोहल का होता है। कितना होता है? तो आपका 79 डिग्री होता है सेल्सियस, ठीक है ना। 79 डिग्री सेल्सियस होता है अल्कोहल का। अगर भाई बात करें पेट्रोल की, किसकी बात करें? पेट्रोल की क्वथनांक की बात करें, अगर आपके माइंड में ये आ रहा है पेट्रोल का, तो पेट्रोल से पहले आपकी वाष्पन कौन सी होगी? अल्कोहल होगी। और पेट्रोल का देखिएगा कितना होता है? तो 95 डिग्री सेल्सियस होता है। अगर भाई जल की बात करें तो जल का कितना हो जाएगा? आपका जल का हो जाएगा 100 डिग्री। क्लियर? जिसका क्वथनांक कम होगा उसी का वाष्पन आपका अधिक तीव्रता से होगा। क्लियर? तो ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन सी एकदम करेक्ट हो जाएगा, अल्कोहल। अब इसके बाद लास्ट क्वेश्चन ये रहा, इसको देखो। लास्ट क्वेश्चन ये रहा, बहुत उच्च तापमान को मापने के लिए हम प्रयोग करते हैं मरकरी तापमापी, प्लेटिनम प्रतिरोध तापमापी, ताप वैद्युत उत्तमापी, या उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिएगा जब आपको बहुत उच्च तापमान को मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है वो है आपका ताप वैद्युत उत्तमापी, यानी कि ऑप्शन सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये 2000 डिग्री सेल्सियस, सॉरी 200 डिग्री सेल्सियस से, -200 डिग्री सेल्सियस से कितना ताप सकते हैं आप? ये कर सकते हैं आप 1600 तक, ठीक है ना। 1600 तक आपका कर सकते हैं। क्लियर हो गया? नहीं हो गया आपको? चलिए, आई होप वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी, आपने बहुत कुछ जाना होगा। लास्ट तक वीडियो में रहने के लिए आपका प्रेम पूर्वक धन्यवाद। अगली वीडियो में हम आपसे फिर से मिलते हैं, तब तक अपना ध्यान रखेंगे और रोजाना आप 2 बजे आ जाएंगे। 2 बजे हर रोज आपको वीडियो यहाँ पे प्रोवाइड की जाएगी। चलिए गाइस, बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू। अपना ध्यान रखेंगे आप।